हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार मेरे भाई। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ मेरे भाई आप सब एकदम बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई आज हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का पहला टॉपिक देखेंगे और हिस्ट्री में मैं एक एक पार्ट को आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि ये सबसे पहले आपको थंबनेल में दिख रहा है कि सबसे पहले हम टॉपिक कौन सा कंप्लीट करेंगे, जर्मनी का एकीकरण। मेरे भाई जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये जो क्लास होगी आपकी बिल्कुल बेहतरीन क्लास होगी और माइंड मैपिंग क्लास होगी। तो मेरे भाई इस चीज पे बिल्कुल आपको फोकस करना होगा। ये जो क्लास होगी बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। तो आप मेरे भाई जो भी भाई हैं वो सभी लोग पेन और कॉपी को निकाल लेंगे और माइंड मैपिंग मेरे साथ आराम आराम से बनाते हुए चलेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, अगले 30 से 35 मिनट आप मेरे साथ यदि कनेक्ट रहें तो मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं भैया, आपको जर्मनी का एकीकरण इतने बेहतरीन ढंग से आएगा कि किसी अन्य वीडियो, किसी अन्य बुक को पढ़ने की जरूरत या किसी अन्य टीचर का सहयोग नहीं लेना पड़ेगा। आज इस माइंड मैपिंग के सहारे आप पूरी तरीके से इस जर्मनी के एकीकरण को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर ले जाएंगे। आप ही दूसरे को बताने लगेंगे कि भैया जर्मनी का एकीकरण किस तरीके से हुआ है। चलो आ जाते हैं हम लोग जर्मनी के एकीकरण में पढ़ते हैं। पहले कुछ बातें इनके बारे में। जैसे देखो मेरे भाई, जर्मनी के एकीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप, मैं जिस तरीके से माइंड मैपिंग कर रहा हूं उसी तरीके से आप करना। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं भी इसको सेमराइज करके बहुत छोटे पार्ट में बनाया हूँ, बिल्कुल कहानी के तौर पे बनाया हूँ। उस कहानी को मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुंचाऊं और उन चीजों से आप बेहतरीन ढंग से कर पाए। जैसे मेरे भाई आप एक हेडिंग बनाना जर्मनी का एकीकरण, आप हेडिंग ही बना लेना क्या, जर्मनी का एकीकरण। बिल्कुल आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 30-35 मिनट आज हमारे साथ कनेक्ट रहिए, ठीक है भाई। जर्मनी का एकीकरण लिखेंगे आप, जर्मनी का एकीकरण। कोई घबराने की बात नहीं, भी बोर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण ध्यान देना, ठीक है ना मेरे भाई। अब इस जर्मनी के एकीकरण की अगर हम आपसे बात करते हैं, जर्मनी के एकीकरण की अगर हम आपसे बात करते हैं, ध्यान से देखना क्या क्या इसमें। जर्मनी का जो एकीकरण भैया, इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात, कोई भी देश हो, आपको पता होगा कोई भी देश है तो वो देश किसी एक राज्य से नहीं बना है, उस देश में ढेर सारे राज्य होंगे। और ध्यान देना ये जो कहानी है, इस कहानी में आपको मुख्य तौर पे जर्मनी मिलेगा और ऑस्ट्रिया मिलेगा। और जर्मनी का सहयोग प्रसा एक देश है वो करता है ना मेरे भाई। तो उन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे बारीकी से पढ़ते हैं। जर्मनी एक देश है और जर्मनी जो देश है इसमें ढेर सारे राज्य हैं। जैसे मैं एक छोटा छोटा आपको माइंड मैप करके दिखाऊं कि एक दो राज्य नहीं है, ढेर सारे इसमें मेरे भाई राज्य हैं। और आपको पता होना चाहिए जर्मनी अगर एक देश है तो ये देश कहीं ना कहीं राज्यों से ही मिलकर बना होगा। ये जो देश है ये किससे मिलकर बना होगा, राज्यों से ही मिलकर बना होगा। अगर इस देश की मैं बात आपसे करता हूं तो इस देश में ढेर सारे राज्य हैं और इन सभी राज्यों के ऊपर किसका कब्जा है, तो आप बोलेंगे भैया इन सभी राज्यों के ऊपर किसका कब्जा है, इन सभी राज्यों के ऊपर ऑस्ट्रिया का कब्जा है। याद लिख लेंगे यहाँ पे, ऑस्ट्रिया का दबदबा है या कब्जा है, ऑस्ट्रिया का कब्जा है किसके ऊपर मेरे भाई, तो बोलोगे भैया जो हमारे पास जर्मनी देश है, इस जर्मनी देश के जितने भी राज्य हैं और उन सभी राज्यों के ऊपर किसका कब्जा, तो ऑस्ट्रिया का कब्जा है। और ऑस्ट्रिया जो है, ये जो जर्मनी राज्य है इसके खिलाफ में नहीं जा सकता, है ना। किसके खिलाफ में भैया, खिलाफ में नहीं जा सकता, खिलाफ में नहीं जा सकता। अगर आपसे बोलूं किसके खिलाफ में नहीं जा सकता तो आपका जवाब आना चाहिए भैया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ में ये नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता, राज्य जो है जर्मनी के वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ में नहीं जा सकते। अगर ऑस्ट्रिया के खिलाफ में नहीं जा सकता तो होगा क्या, बोलेंगे जब सर ये ऑस्ट्रिया के खिलाफ में नहीं जाएगा तो ये इनकी गुलामी को, है ना, जो ऑस्ट्रिया का दबदबा है इनके ऊपर बना रहेगा और ये जर्मनी देश अपने आप को गुलाम बना रहेगा इनका, है ना। तो ये कहानी जो चलती है वो कब से कब तक की है, तो ये भी याद रखेंगे मेरे भाई। ये जो कहानी आपको मिलती है वो 1815 से, ये 1815 की कहानी है और कहां तक चलती है, 1870 तक चलती है। ये कहानी कहां से कहां तक चलती है, बोलेंगे भैया ये कहानी जो चलती है वो 1815 से लेकर के 1870 तक चलती है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये कहानी में मोड़ कैसे आया, कैसे जर्मनी एकीकरण बनेगा, इसके बारे में हम जानते हैं। आपको पता होगा 1789 की क्रांति आती है और उस 1789 की क्रांति में जो फ्रांस के, जो भी वहां के फ्रांस के लोग थे,
जो वहाँ की जनता थी वो राजा से आक्रोशित होकर, क्योंकि उस टाइम उन्हें खाने पीने की बहुत तंगी आ चुकी थी, उन्हें खाने की चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्या किया था कि भैया वो सब रोड पे उतर आए। और आपको पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा, ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें महिलाएं भी उतरी। और वो लोग राजा जो था, आपको पता होगा, लुईस 16वां और उनकी पत्नी एंटोनेट, वो जो राजा था उनके खिलाफ में लोग चले गए और काफी लंबी बगावत हुई। और राजा को एक ऐसी बगावत से राजा अपनी राजगद्दी से हट गया, या राजा को अपनी राजगद्दी से हटना पड़ा। तो एक ऐसी प्रेरणा मिली जर्मनी के लोगों को भी। किसकी प्रेरणा मिली मेरे भाई? तो याद रखना, फ्रांस का जो युद्ध हुआ उस फ्रांसीसी क्रांति से इन्हें प्रेरणा मिलती है। तो आप इस बात को बिल्कुल नोट कर सकते हो। 1815 में देखो यहाँ पे इनको प्रेरित जो होते हैं, यहाँ पे प्रेरणा किससे मिलती है? तो याद रखें, जो प्रेरणा मिलती है इनको फ्रांसीसी क्रांति से मिलती है, फ्रांसीसी क्रांति से। और फ्रांसीसी क्रांति से क्या प्रेरणा मिलती कि भैया वहां की जो जनता थी वो क्या की राजा के खिलाफ में गई, और राजा के खिलाफ में जाने के बाद राजे से उन्होंने क्या किया, अपनी मांगों को मंगवा ली और राजा को राजगद्दी से हटना पड़ा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है कि 1815 ईस्वी में घटना क्या घटती है। 1815 ईस्वी में एक कमेटी आती है, क्या नाम आता है उसका? वियना कांग्रेस। याद रखना, यहाँ पे एक पार्टी है जिस पार्टी का नाम आता है वियना कांग्रेस। मेरे भाई इस बात को बिल्कुल ध्यान देंगे, जो ये वियना कांग्रेस एक पार्टी है, ये वियना कांग्रेस में जो भी लोग रहते थे, यहाँ पे जितने भी बड़े लोग रहते थे, जो भी इस पार्टी में लोग रहते थे, उनका एक अलग ही दबदबा था, उनकी एक अलग ही पहचान थी। वो कुछ भी कहते थे, जनता उनकी बातों को मानने के लिए तैयार थी, और वो कुछ भी कर सकते थे, राजा का साथ लेकर के कुछ भी कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो जर्मनी राज्य था, इस जर्मनी राज्य को, सॉरी जर्मनी देश को, इस जर्मनी देश को मेरे भाई क्या कर दिया, जर्मनी को 38 राज्यों में विभाजित कर दिया। याद रखना, जर्मनी को कितने राज्यों में? तो 38 राज्यों में विभाजित कर दिया। और इस 38 राज्यों में विभाजित करके इन्होंने जर्मनी का क्या बनाया, एक संघ बनाया, एक यूनियन बनाया। ध्यान देना इस बात को। जर्मनी को क्या किया उन्होंने भैया, 38 राज्यों में बांट दिया, या बोल सकते हैं 38 राज्यों में। मेरे भाई यहाँ पे एक चीज लिख लो, 38 राज्यों में विभक्त किया, 38 राज्य में बांटा। ठीक है, 38 राज्य में बांटा। और जब इस 38 राज्यों में बांट दिया, तो 38 राज्यों में बांटने के बाद याद रखेंगे, इस 38 राज्यों में बांटने के बाद क्या किया गया, इन्होंने 38 राज्यों में बांटकर इसको एक संघ बना दिया। ध्यान देना मेरे भाई, इसको क्या बनाया, एक संघ बनाया। बहुत ही शानदार कहानी है, अभी याद रखेंगे। अब एक बार मैप बना लेंगे तो बिल्कुल याद कर पाएंगे। अब ये जो संघ बनेगा, संघ से क्या करेंगे, इस संघ को बनाने के बाद कोई ना कोई इनका एम होगा, कोई ना कोई एक लक्ष्य होगा कि भैया इस संघ को बनाएंगे और क्या करेंगे। तो इस संघ को बनाने के बाद ये जो संघ बना, इसका अध्यक्ष किसको बना दिए, तो भैया इस संघ का अध्यक्ष जो बनाया गया, इसका अध्यक्ष किसको बना दिया, ऑस्ट्रिया को। ध्यान देना, बहुत ही शानदार कहानी बनी है कि भैया इसका जो अध्यक्ष बना या इसका जो राजा बना वो कौन बन गया, तो ऑस्ट्रिया बन गया। और आपको पता है मेरे भाई, ऑस्ट्रिया ही इसके ऊपर अपना कब्जा बना के रखा पूरी तरीके से, ऑस्ट्रिया ही अपने इनके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा बना के रखा है। एक बार आप देखो ध्यान से कि भैया 1815 में जो कांग्रेस के लोग थे, वियना कांग्रेस के लोग थे, उनका जिनका दबदबा था बहुत ज्यादा, उन्होंने क्या कर दिया कि जर्मनी को 38 राज्यों में बांट दिया। और जर्मनी जब 38 राज्यों में बट गया, तो उस जर्मनी 38 राज्यों को बांटने के बाद उन्होंने एक इसका यूनियन बना दिया, एक इसका संघ बनाया, और इस संघ का अध्यक्ष बनाया, किसको बना दिया, ऑस्ट्रिया को बना दिए। अब इस बात को लेकर के जो जर्मनी के लोग थे, जो जर्मनी की जनता थी, या जर्मनी के जो नौजवान लोग थे, वो इससे नाखुश थे। और जब ये नाखुश थे, तो ये क्या चाहते थे कि भैया जो जर्मनी ये काम कर रहा है, ये हमें पसंद नहीं है, या आप लिख सकते हो जर्मनी के देशभक्त इससे संतुष्ट नहीं थे। तो आप यहाँ पे बिल्कुल मेरे भाई नोट बना सकते हो कि जर्मनी के लोग इसके खिलाफ थे, या जर्मनी के, है ना, जर्मनी के जो राष्ट्रभक्त थे, जर्मनी के राष्ट्रभक्त या देशभक्त बोल सकते हो आप, कि मेरे भाई जो जर्मनी के राष्ट्रभक्त लोग थे वो क्या था, इसके खिलाफ थे। आप इस माइंड मैप के सहारे लिखेंगे, इसके खिलाफ थे। आप इसके खिलाफ क्यों थे कि भैया कोई भी देश हो, अगर उस देश में मनमानी की जाए और एक अपने मन की काम किए जाए, राजा या जनता का ना सुना जाए, तो जब जनता की बात को नहीं सुनी जाती तो जनता उसके क्या हो जाएगी, खिलाफ हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जो जर्मनी के राष्ट्रभक्त लोग थे, जो वहाँ के लोग थे, वो इसके खिलाफ थे, इनसे संतुष्ट नहीं थे। और जब उन्होंने
संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, ये लोग छोटा छोटा अपना एक कमेटी बनाने लगे, एक अपना संघ बनाने लगे, है ना, एक अपनी कमेटी बनाने लगे। आप बोल सकते हो मेरे भाई, या कह सकते हो भैया ये लोग एक एकता बनाने लगे कि हम किस तरीके से एक हो जाएं और इस जर्मनी का टक्कर दे पाए, जर्मनी से हम छुटकारा पा पाए, जो जर्मनी अपने मन का कर रहा है इससे हम थोड़ा सा मुक्ति पाए। लेकिन ऐसी स्थिति में ध्यान देना, अब यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया का सम्राट बना, ऑस्ट्रिया राजा बना, तो ये क्या करेगा, इन सभी समूहों में एक चीज और याद रखना, एक नाम आएगा ड्यूक मैटरनिक। याद रखेंगे आप ड्यूक मैटरनिक को, बहुत ही अच्छा बंदा होगा और ये काम करेगा किसके लिए भैया, ये काम करेगा जर्मनी के लिए, ड्यूक मैटरनिक। इस चीज को ध्यान देना कि ड्यूक मैटरनिक का क्या काम रहता है। ड्यूक मैटरनिक ध्यान देंगे, जो भैया ड्यूक मैटरनिक था इसके बारे में जान लो कि ड्यूक मैटरनिक ये चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए, और जर्मनी की जो जनता थी वो जब एक हो रही थी तो ये ड्यूक मैटरनिक भी उनका साथ दिया। उनका साथ क्यों दिया, ताकि हम सब लोग मिल करके ऑस्ट्रिया से मुक्ति ले लें, ऑस्ट्रिया से हम आज़ादी ले लें। लेकिन याद रखना कि जब ये लोग क्या किए, अपना कानून बनाए, अपना संविधान बनाए। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिया का कानून बना था, है ना मेरे भाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑस्ट्रिया का संविधान बन गया था और ऑस्ट्रिया ने संविधान को पूरे जर्मनी में लागू करवा दिया। ऑस्ट्रिया का संविधान कहाँ हुआ, यहाँ लागू हो गया। और जब यहाँ लागू हुआ तो यहाँ की जनता जो थी और ड्यूक मैटरनिक के सहयोग से पूरी की पूरी जनता ने क्या की, इसके नियम कानून को, इसके संविधान को कूड़ेदान में डाल दिया। कहने का मतलब कूड़ेदान का अर्थ ये है कि ये लोग जो थे ड्यूक मैटरनिक और वहाँ की जनता ने मिल करके इन नियम कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। जब ऐसी स्थितियां आती हैं, इनको रद्दी के भाव फेंक दिया गया, इनको टोकरियों में डाल दिया इनके कानूनों को, तो ऐसी स्थिति मेरे भाई याद रखना, एक क्रांति 1848 की आती है और उस 1848 की क्रांति में ड्यूक मैटरनिक का पूरी तरीके से इन्होंने पतन किया। याद रखेंगे, जब इन्होंने ड्यूक मैटरनिक का क्या कर दिया, पतन कर दिया। इस बात को आप नोट करेंगे एक नए पेज से कि 1848 की क्रांति में, याद रखेंगे कि 1848 की क्रांति में, है ना, 1848 की क्रांति में मेरे भाई क्या हुआ, बोलोगे 1848 की क्रांति में ड्यूक मैटरनिक का पतन हो गया। अब जब ड्यूक मैटरनिक का पतन हो जाएगा तो आपको याद होगा जनता डर जाएगी, और जब जनता डर गई मेरे भाई, ड्यूक मैटरनिक का पतन, इस बात को आप नोट करेंगे कि जब ड्यूक मैटरनिक का मेरे भाई पतन हो जाता है तो ड्यूक मैटरनिक के पतन के बाद जो यहाँ पे जनता होती है वो पूरी तरीके से डर जाती है। यहाँ जो छोटे मोटे राजा थे, है ना, राजा थे, जनता थी, इन सबको क्या करना पड़ता है, विवश होकर इनके कानून को मानना पड़ता है। ये विवश हो जाते हैं, विवश होकर के, है ना, संविधान को मानना पड़ता है। अब ध्यान देना, अब संविधान को मानना पड़ा, संविधान को मानना पड़ा, ठीक है मेरे भाई। याद हो जाएगा कि भैया जब 1848 में ड्यूक मैटरनिक का पतन कर दिया गया तो ड्यूक मैटरनिक के पतन के बाद वहां जो जनता रहती वो पूरी तरीके भयभीत हो गई, डर गई कि ड्यूक मैटरनिक इतना महान था, इतने लोगों के साथ रह रहा था और वो हमारे लिए लड़ रहा था, उसका पूरी तरीके से ये ऑस्ट्रिया सत्यानाश कर दिया, उसको पूरी तरीके से उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसी स्थितियों में हमारा क्या हाल होगा, इसके पीछे भाई आपको याद होना चाहिए सबका परिवार होता था, है ना, वो अपने परिवार के भी पीछे, अपने परिवार का भी मुंह देखने लगते, तो ऐसी स्थिति में उन्हें युद्ध से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता था। तो इस एक ऐसी स्थिति आती है तो ये सब लोग पीछे हट जाते हैं, जो छोटे मोटे राजा थे वो भी पीछे हट जाते हैं, उनको अपनी प्रजा को देखना होता था कि उनकी प्रजा पूरी तरीके से मारी जाएगी। इस वजह वो विवश हो गए, वो पीछे हट गए और उनके कानूनों को मान लिए, उनके संविधानों को लागू कर लिए। और उन्होंने एक चीज और रखा, ध्यान देना, कि सार्वभौमिक मता अनुसार, ये देखो एक बढ़िया पॉइंट्स होगा आपके साथ, क्या भैया, मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, याद रखेंगे, सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार, सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार इन्होंने चुनाव करवाया। और जब चुनाव करवाया तो मेरे भाई याद रखना, इसमें कितने सदस्य चुने गए, 568 सदस्य। याद रखेंगे कितने, 568 सदस्य। इसमें 568 सदस्यों को चुनाव करें और ये जो 568 सदस्य रहे, इनका देखो निर्वाचित, इतने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया, लिख सकते हो आप, प्रतिनिधि का
प्रतिनिधि का निर्वाचन हुआ। प्रतिनिधि का क्या हुआ भैया? प्रतिनिधि का निर्वाचन। ठीक है, इतने प्रतिनिधि का क्या होता है? निर्वाचन हो जाता है। जब इतने प्रतिनिधि का निर्वाचन हो जाता है तो ध्यान देंगे, इतने प्रतिनिधियों का ध्यान देना मेरे भाई, इतने प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है और इन सभी प्रतिनिधियों को कहां बुलाया जाता है? इन सभी प्रतिनिधियों को फ्रैंकफर्ट संसद में बुलाया जाता है। याद रखेंगे, कहां बुलाया जाएगा? इन सभी प्रतिनिधियों को मेरे भाई फ्रैंकफर्ट संसद में। ध्यान देंगे, किस संसद में? फ्रैंकफर्ट संसद में। फ्रैंकफर्ट संसद में बुलाया गया। अब ध्यान देंगे, जब ये फ्रैंकफर्ट संसद में बुलाए जाते हैं तो यहाँ पे क्या किया जाता है? इस फ्रैंकफर्ट संसद में एक बहुत बड़ी रोचक घटना घटती है। वो रोचक घटना क्या होती है? ध्यान से देखेंगे। जब इनको फ्रैंकफर्ट संसद में बुलाया जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, तो वहां पे प्रसा को भी बुलाया गया। जब वहां पे मेरे भाई प्रसा आती है तो प्रसा को क्या किया? ये लोग राजा बनाना चाहे। ऑस्ट्रिया के लोग चाहते थे कि प्रसा को हम राजा बना दें। इन्होंने ऑस्ट्रिया के लोग या फिर और भी जो 568 सदस्य थे वो सब प्रतिनिधि मिलकर प्रसा को राजा बनाना चाहते थे और प्रसा को राजा बनाए। लेकिन प्रसा जो था वो राजा बनने से इनकार कर दिया। और जब मेरे भैया ये प्रसा राजा बनने से इनकार कर दिया तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया? ऐसी स्थितियों में भैया राजा के ऊपर अटैक करवा दिया, विद्रोह करवा दिए। जब ये लोग राजा के ऊपर विद्रोह करवाए तो राजा भी कहाँ कम मानने वाला नहीं। भैया एक राजा के ऊपर आप विद्रोह करवाएंगे तो वो कहाँ चुप रहेगा, कहाँ बैठा रहेगा? उसकी भी अपनी रिपोर्टेशन, उसकी भी अपनी एक पहचान है, तो वो भी अपना विद्रोह करवा दिया। जब ऐसा विद्रोह हो गया तो दोनों के बीच में विद्रोह हो गया। तो 1848 के समय में इस विद्रोह के कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाया। तो आप इस बात को बिल्कुल लिख सकते हो कि इस टाइम में क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट संसद में जब हुआ तो प्रसा को क्या बनाया गया? राजा बनाने का सोचा गया। प्रसा को जब राजा बनाने को सोचा गया तो प्रसा क्या किया? राजा बनने से इनकार कर दिया। जब राजा बनने से मेरे भैया इनकार कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाता? तो बोलोगे भैया विद्रोह हो जाता है। और जब विद्रोह हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना चाहिए कि 1848 में फिर से क्या हो जाता है? ये पूरी तरीके से जो नीति थी, क्या नीति थी कि भैया हम लोग जर्मनी का एकीकरण कर लेंगे, 1848 में ये नीति क्या हो जाती है? असफल रह जाती है। यह असफल रहा। बात आपको समझ में आई होगी? यहां तक मेरे भाई सबको क्लियर होगा? अब छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। एक बेहतरीन कहानी आपको होगी, विलियम प्रथम की कहानी बताते हैं। ठीक है, विलियम प्रथम की कहानी आपको बताते हैं। आप देखेंगे विलियम प्रथम कौन था? तो विलियम प्रथम एक राजा था, है ना? विलियम प्रथम कौन होता है? एक राजा होता है। और इस छोटी सी कहानी को मैं जरूर पढ़ूंगा। आप बिल्कुल देखेंगे कि विलियम प्रथम जो था मेरे भाई एक राजा था, वो क्या करता है उसके बारे में देखना। विलियम प्रथम क्या करता है उसके बारे में देखना कि भैया विलियम प्रथम 1848 में, है ना? कौन? विलियम प्रथम जो था, याद रखेंगे, विलियम प्रथम ये 1848 में, ध्यान देना मेरे भाई, ये क्या करता है? 1848 में ध्यान देंगे कि विलियम प्रथम 1848 में राजा बनता है। और ये जो विलियम प्रथम था इसकी सोच थी कि भैया जब राजा बनेंगे और राजा ये चाहता था कि अगर हमें ऑस्ट्रिया से जीतना है तो अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, अपनी सेनाओं को बढ़ाना पड़ेगा। जब हमारी पास सेना बहुत ज़्यादा होगी तो आराम से ऑस्ट्रिया का सामना कर सकते हैं, ऑस्ट्रिया से जीत सकते हैं और अपना कब्जा बना सकते हैं। और यह कह सकते हैं भैया ऑस्ट्रिया से हम छुटकारा पा सकते हैं, उसकी जो हम ये व्यवस्था, ये हम उनके कानूनों को माने, इससे हम अलग हो सकते हैं, हम अपना एक अलग कानून बना सकते हैं, ठीक है, या अपने देश को आज़ाद करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? विलियम प्रथम जो होता है वो 1861 में, ध्यान देना, जो विलियम प्रथम होता है मेरे भैया, ये 1848 के बाद की कहानी है। याद रखना कि 1848 के बाद जब विलियम प्रथम का समय आता है तो विलियम प्रथम 1861 में क्या बनता है भैया? प्रसा का सम्राट बनता है। इस बात को आप नोट करेंगे, क्या बनता है? प्रसा का, ये बनता है प्रसा का सम्राट। विलियम प्रथम क्या होता है भैया? प्रसा का सम्राट बनता है। और प्रसा के सम्राट के बाद इसे किस चीज पे विश्वास था? इसे विश्वास था शक्ति में। इसे विश्वास किस तक भैया? हमें सेना में विश्वास रखता था, सेना में विश्वास रखता था। आप इस चीज को नोट कर सकते हो।
ये बहुत ही शानदार कहानी बनती है। जैसा कि अगर हम आपको कहानी बताएं तो सुनिएगा कि जो ये विलियम प्रथम था, तो ये सेना में विश्वास रखता था, तो ये चाहता था सेना हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और सेना को बढ़ाने के लिए बजट की जरूरत पड़ती थी। एक समय की बात आती, ये 1862 में विलियम प्रथम जब संसद में बैठता है, तो संसद में बैठने के बाद ये पेश करता बजट, किसको लेकर के, सेना को लेकर के। जब सेना को लेकर के भैया ये बजट पेश करता है, तो उस बजट को जब पेश करेगा, तो इसकी जो विरोधी पार्टियां रहती थी, वो विरोधी पार्टियां इस बजट से इनकार कर देती हैं कि भैया ये बजट नहीं पास होगा। ऐसी में विवश हो जाता है ये परेशान हो जाता है कि पैसा आए तो कहाँ से आए। तो ठीक इसी प्रकार से एक सोच वाला इसकी इसकी ही जैसी सोच रखता था। कौन भैया बोलोगे? इसकी ही सोच रखता था, आपको याद होगा, बिस्मार्क, है ना, ऑटोमन बिस्मार्क। तो ऑटोमन बिस्मार्क जो था, ये सेम इसी तरह सोच रखता था कि अगर हमें जीतना है तो हमें भैया सेना को बढ़ाना पड़ेगा। सेना हमारी जितनी ताकतवर होगी, हम उतने आराम से विजय प्राप्त करेंगे, उतने आराम से किसी दूसरे देश का टक्कर देंगे। तो ये भी बिल्कुल विश्वास रखता था। तो ये विलियम प्रथम क्या करता है कि अपना एक चांसलर बना देता था। 1862 ईस्वी की कहानी है। तो 1862 ईस्वी में ऑटोमन बिस्मार्क को, याद रखना, ऑटोमन बिस्मार्क को क्या करता है? चांसलर बनाता है। यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, बिस्मार्क को क्या बनाता है? चांसलर बनाता है। बिस्मार्क को भैया क्या बनाता है? चांसलर अपना बना लेता है। और इस बिस्मार्क के चांसलर बनाने की वजह से बोलेंगे इसकी सोच क्या थी? बिल्कुल आप लिख सकते भैया, इसकी सोच, इसकी भी सोच किसकी सोच की जैसी थी? बोलोगे भैया ये विश्वास किस में रखता था? ये भी विश्वास सेना में रखता था। अब दो लोग एक ही विश्वास रखते थे कि भैया हम भी सेना को बढ़ाएंगे, ये भी सोचता था हम भी सेना को बढ़ाएंगे। लेकिन चांसलर ये जानता था कि अगर हमें जीत पानी है, अगर हमें जीत लेनी है, जर्मनी को सहयोग करना है, तो हमें पहले जर्मनी के छोटे छोटे प्रांतों को, छोटे छोटे राज्यों को जीत जीत करके अपने प्रसा देश में मिलाना पड़ेगा, अपने प्रसा राष्ट्र में मिलाना पड़ेगा। और जब जर्मनी पूरी तरीके से हमारे प्रसा में जुड़ जाएगी, तभी हम जीत सकते हैं। और आपको पता होगा मेरे भाई ये जी चीज कि बिस्मार्क को यह भी विश्वास था, जब तक प्रसा लड़ेगा नहीं, तब तक जर्मनी का एकीकरण होगा नहीं। ये भी एक बात चीज आप याद रखना कि ये भी चाहता था कि अगर जब तक प्रसा लड़ेगा नहीं, तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। और ये कहता था कि भैया भाषण दे देने से, आदर्शवाद दिखाने से, बहुमत इकट्ठा करने से देश आजाद नहीं होगा। देश को आजाद करने के लिए हमें लहू बहाना पड़ेगा, देश को आजाद करने के लिए हमें अपने युद्ध करने पड़ेंगे। ये ऐसी सोच थी किसकी? भैया चांसलर की। चांसलर कौन था बोलोगे? चांसलर था बिस्मार्क। और बिस्मार्क ऐसा विश्वास रखता था। बिस्मार्क में देखो ये भी कहा था, एक बार बिस्मार्क ग्लैडस्टोन से कहा था, एक नाम आता है ग्लैडस्टोन, याद रखेंगे कि भैया ये एक बार कहा भी था ग्लैडस्टोन से। ये बोला, ग्लैडस्टोन इसका मित्र था, तो ग्लैडस्टोन से इसने बोला था भैया अगर हमें जर्मनी का एकीकरण करना तो हमें 3 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। जब तक हम 3 युद्ध नहीं लड़ेंगे, तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में देखो, फ्रेडरिक, एक आता ना, फ्रेडरिक की सोच थी कि सेम ऐसा होगा, है ना। तो बिल्कुल एक चीज याद रखना, ग्लैडस्टोन से इसने बोल दिया था कि भैया जब तक हम 3 युद्ध नहीं लड़ेंगे, तब तक हम जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाएंगे। तो बोलो एक बार यहां तक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी ना कि जब तक हम, हाँ ये चीज लिख सकते हो, बिस्मार्क की सोच थी कि भैया कि भाषण देने से, है ना, जमावड़ा कर लेने से, भाषण देने से, ठीक है, बहुमत इकट्ठा कर ले, हम बहुमत इकट्ठा कर ले, इन सबसे हम आजादी नहीं पाएंगे। हमें आजादी लेनी है तो हमें युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, लहू बहाना पड़ेगा। लहू का मतलब यहाँ पे खून बहाना पड़ेगा। जब तक लहू और खून हम नहीं बहाएंगे, तब तक देश आजाद नहीं होगा। और ये भी जानता था कि ऑस्ट्रिया के, ये भी याद रखना मेरे भाई, कि ऑस्ट्रिया के यहाँ ऑस्ट्रिया नहीं लिखेंगे आप यहाँ पे बनाएंगे कि जर्मनी का एकीकरण होना होगा अगर, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए यहाँ लिखेंगे आप, जर्मनी के एकीकरण के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए किसको लड़ना पड़ेगा? प्रसा को लड़ना पड़ेगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए भैया प्रसा को लड़ना पड़ेगा। ये कहानी पूरी तरीके से जानता था किसको लड़ना पड़ेगा, याद रखेंगे।
ये जानता था कि अगर जर्मनी जब तक प्रसा लड़ेगा नहीं तब तक जर्मनी का एकीकरण होगा नहीं। एक कहानी आती फ्रेडरिक सारियो की, अच्छा वो कहानी भी बता देता हूँ। फ्रेडरिक सारियो कौन था बताना भैया? फ्रेडरिक सारियो इसका, सॉरी फ्रेडरिक चतुर्थ, सारियो नहीं रखेंगे, एक नाम आता फ्रेडरिक चतुर्थ। और ये याद रखना भैया, फ्रेडरिक चतुर्थ जो था वो फ्रेडरिक चतुर्थ यही विलियम प्रथम का भाई था। इसी विलियम प्रथम का कौन था? फ्रेडरिक चतुर्थ भाई था। और जब एक कहानी आती है भैया 1862 में, जब फ्रेडरिक चतुर्थ बीमार पड़ता है, तो बीमार पड़ने के बाद अपने आप को राजगद्दी से हटा करके अपने छोटे भाई, है ना, विलियम प्रथम को राजा बनाता है। आप इस बात को अगर जानना चाहते हो तो लिख सकते हो कि इसका ये भाई रहता है, विलियम प्रथम जो है ये क्या एक भाई है। किसका भाई है भैया? इसका भाई है, ठीक है। और ये अपने भाई को क्या बनाता है? प्रसा का राजा बनाता है। याद रखेंगे आप, जब ये प्रसा की संसद में जाता है, और प्रसा की संसद का नाम आता है डायट, ये सवाल बना हुआ है, ये कहानी याद रखना। प्रसा की संसद में बैठता है और इसी प्रसा की संसद का नाम क्या दिया जाता है? डायट दिया जाता है ना, डायट दिया जाता है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है, आप इसका जवाब देंगे। तो ये क्या किया भाई साहब, इसने बजट पेश करवाया। क्या कि प्रसा ने क्या किया भैया, इस डायट में, इस संसद में बजट की बात की। किसकी वजह? सेना के लिए बजट, है ना, सेना पर बजट की बात की। और जब सेना पर बजट की बात की तो एक दल आता था प्रगतिवादी दल, याद रखेंगे, एक दल आता है मेरे भाई प्रगतिवादी दल। और इस प्रगतिवादी दल के द्वारा इस बजट पे क्या किया था? प्रश्न उठाया जाता है। और इस प्रश्न उठा देने की वजह से ये बजट, जो सेना का बजट था, वो क्या हो जाता? फेल हो जाता है। और जब बजट फेल हो जाता तो जो विलियम प्रथम था, इसकी सेना के लिए पैसा नहीं हो पाता। और ऐसी स्थिति में ये फेल होने लगता है कि हम कैसे पैसा इकट्ठा कर पाए, कैसे बजट बढ़ाएं, कैसी अपनी सेना बढ़ाएं कि आराम से हम जीत लें। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, बहुत ही शानदार कहानी आती है, एक बहुत ही शानदार मेरे भाई कहानी आती है। क्या कहानी आती है? ध्यान से देखना। कहानी ये होती है कि जो भैया प्रसा था और ऑस्ट्रिया था, ध्यान देना, ये जानता था कौन? बिस्मार्क जानता था कि भैया अगर प्रसा युद्ध किया ऑस्ट्रिया के साथ, अगर प्रसा युद्ध किया ऑस्ट्रिया के साथ, तो ऑस्ट्रिया का सहयोग कौन करेगा? याद रखेंगे। तो ऑस्ट्रिया का सहयोग क्या करेगा भैया? फ्रांस करेगा कि नहीं करेगा? ध्यान देना कि ऑस्ट्रिया का सहयोग, देखो ध्यान से, कि अगर प्रसा ऑस्ट्रिया से युद्ध करेगा तो ये फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ हस्तक्षेप करेगा, कुछ ना कुछ तो इसका सहयोग करेगा। तो ये जानता था प्रसा कि अगर हम ऐसा कुछ करते तो हम मारे जाएंगे, हार जाएंगे, और हमारा एकीकरण बनाना, जो एक सपना है, एक बेहतरीन राष्ट्र बनाना, वो टूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ध्यान देना, सेंट पीटर्सबर्ग आता है ना, याद है, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, ये एक क्या है? एक तत्कालिक राजधानी होती है। और किसकी राजधानी होती है? फ्रांस की तत्कालिक राजधानी होती है। ध्यान देना, फ्रांस की तत्कालिक राजधानी है ये। और इस फ्रांस की तत्कालिक राजधानी के में ध्यान देना, ये राजदूत बन के जाता है। कौन? चांसलर। चांसलर का मतलब कौन भैया? अभी आपको याद होगा सर, जो चांसलर आपने बताया वो कौन था? वो कौन था? तो बोलोगे बिस्मार्क था। अब ये बिस्मार्क क्या राजदूत बन के जाता कहाँ पे? इस सेंटीमीटर्स में। यहां देखो राजदूत बन के गया है, कहाँ पे? सेंटीमीटर्स में। लेकिन यहाँ पे एक युद्ध चलता है और उस युद्ध का नाम रहता है क्रीमिया। कौन सा युद्ध मेरे भाई? क्रीमिया का युद्ध। और इस क्रीमिया के युद्ध में ये राजदूत जो बन के गया है, कौन? बोलोगे भैया अभी आपने पढ़ा, राजदूत कौन बन के गया है? बताना। बिस्मार्क। राजदूत कौन बन के गया है? बिस्मार्क। और इस बिस्मार्क के द्वारा यहाँ पे क्रीमिया के युद्ध में सहयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो फ्रांस होता है, ये किसका? अच्छा, यहाँ पे राजा के नाम के लिए, यहाँ का जो राजा है जार, है ना, इससे और इस राजदूत से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। और इस दोस्ती के कारण अब क्या करेगा? प्रसा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करेगा। और ऐसी स्थिति मेरे भाई कि आपको पता होगा, बिस्मार्क अगर इसका सहयोग किया है, क्रीमिया का, अर्थात राजा जार का सहयोग किया है, तो राजा जार भी किसका सहयोग करेगा? बोलोगे भैया बिस्मार्क का सहयोग करेगा। और इस तरह से प्रसा ऑस्ट्रिया से युद्ध करता है और ऑस्ट्रिया
है ना, ऑस्ट्रिया देखो इस युद्ध में डिफीट करता है और हार जाता है। ऐसी स्थिति में भैया इस वजह से धीरे धीरे प्रसा क्या करता है, जर्मनी का एकीकरण कर लेता है। तो मेरे भाई यहाँ तक की वीडियो आपको देख के बहुत मजा आया होगा। तो ऐसी ही वीडियो अगर आप इटली के एकीकरण के लिए चाहते हैं और भी अन्य देशों के लिए चाहते हैं, भूमंडलीकृत विश्व के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे आप, है ना, और भी अपने भाई तक शेयर करेंगे। तो मेरे भाई धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना आपको ये जर्मनी के एकीकरण की कहानी कैसी लगी। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।